तो क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी संवैधानिक समारोहों के बायकॉट मिशन पर हैं? क्या सियासी वजहों से राहुल गांधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों से भी अब दूरी बनाने लगे हैं? क्या बतौर एलओपी राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से जानबूझकर मुंह मोड़ रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज एक बार फिर एक बड़े संवैधानिक समारोह में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई, तो इस खास अवसर पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी, बहुत सारे लोग मौजूद थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो भी यहां पहुंचे थे। धनखड़ साहब तो इस्तीफा देने के 52 दिन बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। और भी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन इस कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नजर नहीं है। उनकी कुर्सी खाली रह गई, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी को न संविधान की परवाह है, न लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान, और न ही बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं। यह भी कहा गया कि राहुल गांधी के पास मलेशिया में छुट्टियां बिताने का वक्त है, लेकिन इस तरह के आधिकारिक संवैधानिक समारोह में जाने का टाइम नहीं उनके पास। कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी का यह कहकर बचाव किया कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके तहत विपक्ष के नेता को हर आधिकारिक समारोह में शामिल होना जरूरी हो। पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे साहब हैं और वो तो मौजूद थे, इसलिए बेवजह राहुल की गैर मौजूदगी को मुद्दा नहीं बनाया जाना। चलिए एक बार कांग्रेस के इस लॉजिक को मान भी लिया जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए कांग्रेस ने राज्यसभा के नेता विपक्ष खड़गे साहब को तो भेज ही दिया था और राहुल नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन यह सवाल तो उठता ही है ना कि आखिरकार राहुल गांधी इतने कहां बिजी थे कि शपथ ग्रहण में जाने का उनको टाइम नहीं मिला। तो पता यह चला कि आज राहुल गांधी का गुजरात के जूनागढ़ जाने का प्रोग्राम था और जूनागढ़ में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। राहुल गांधी को यहां दोपहर में पहुंचना था और वो वहां पहुंच भी चुके हैं। वैसे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो सुबह में ही निपट गया था और जूनागढ़ की फ्लाइट के लिए राहुल का काफिला उनके आधिकारिक आवास से उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के आधे घंटे बाद निकला। तो जूनागढ़ का कार्यक्रम दोपहर में था। ऐसे में स्पष्ट है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो दोनों कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते थे, लेकिन नहीं गए। संवैधानिक कार्यक्रमों से ज्यादा या ये कहें कि बहुत ज्यादा तवज्जो उन्हें अपनी पार्टी के काम को दे रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब राहुल गांधी ने अपनी चॉइसेस से लोगों को चौंकाया हो। उनका कुछ हाल का रिकॉर्ड आप देखिए। 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए और पार्टी दफ्तर में जब खड़गे ने तिरंगा फहराया तो इस दौरान राहुल गांधी वहां पर मौजूद। इसी तरीके से 26 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे परेड में भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए और इससे पहले 11 नवंबर 2024 को जब तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को शपथ दिलाई जा रही थी तो उस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेता विपक्ष का एक तरीका संविधान के हिसाब से मर्यादित है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष को कई विशेषाधिकार मिले हैं तो कई जिम्मेदारियां भी तय की गई है। विशेषाधिकार है कि नेता विपक्ष लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक ले जाएंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नेता विपक्ष पहली लाइन में बैठने का हकदार होता है। संवैधानिक समारोह में भी इसी प्रोटोकॉल का पालन होता है और सबसे आगे प्रधानमंत्री वाली पंक्ति में ही नेता विपक्ष की कुर्सी लगाई जाती है। 2012 में संसद पर एक आधिकारिक बुकलेट छपी थी जिसमें कहा गया है
कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को एक छाया प्रधानमंत्री यानी कि शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, जिसके पास एक शैडो कैबिनेट होता है जो सरकार के इस्तीफा देने या सरकार में हार जाने पर प्रशासन संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है। बुकलेट में स्पष्ट लिखा गया है कि सदन में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में नेता विपक्ष की सक्रिय भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, सीनियरिटी वाइज भी देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ प्रोटोकॉल के मामले में 7वें नंबर पर आते हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में विपक्ष के नेता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और इस पद की एक गरिमा है। इसलिए राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। वैसे सिर्फ राहुल गांधी संवैधानिक कार्यक्रमों से ही एब्सेंट रहते हो ऐसा नहीं है। कुछ और रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे तो कई दूसरे मामलों में भी राहुल गांधी के अटेंडेंस रजिस्टर पर बहुत सारे लाल निशान दिख जाएंगे आपको। विपक्ष के नेता राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में रक्षा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं, लेकिन उनकी 80% बैठकों में वो नहीं गए, एब्सेंट रहे। और आपने न जाने कितनी बार राहुल गांधी को ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट गिरने और उससे लेकर राफेल की खरीदारी जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरते हुए सुना होगा। लेकिन जब संसद की समिति, रक्षा से जुड़ी हुई संसद की समिति उन्हें चर्चा करने के लिए बुलाती है तो लापता हो जाते हैं। तो भाई सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को भी तो निभाना उतना ही जरूरी है। उनको जाना चाहिए, रक्षा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य होने के नाते उनको जाना चाहिए। वो सही फोरम है, बहुत मजबूत और बहुत बड़ा फोरम है जिसमें कि अपनी आपत्तियां और अपने सवाल रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखते। इसी साल जुलाई महीने में जो एक रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला कि डिफेंस पैनल की पिछली 10 मीटिंग्स में एलओपी राहुल गांधी सिर्फ 2 बैठक में शामिल। 17वीं लोकसभा में बतौर सांसद भी राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति सिर्फ 51% रही, जबकि एक नेशनल एवरेज जो है वो करीब करीब 80% का है, 79%। राहुल ने 8 बहस में सिर्फ भाग लिया, सिर्फ 8 बहस, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो करीब 46.7 का है। राहुल गांधी ने 99 सवाल पूछे, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 210 का है। और इस बार के मॉनसून सेशन के बुनियादी आंकड़े बताते हैं कि राहुल गांधी 30 दिन के सत्र में केवल 15 दिन वहां मौजूद। और राहुल गांधी के गायब होने की टाइमिंग जो है वो भी एक तरीके से आपको कई बार चौंकाती है। 2012 के दिसंबर में जब देश भर में निर्भया वाले मामले को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहा था और बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग सड़क पे थे, पूरे देश में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे, जबकि उस समय केंद्र और दिल्ली दोनों ही जगहों पर उनकी सरकार थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल अचानक छुट्टियां मनाने कहीं चले गए, विदेश चले गए। फिर 2015 में असम चुनाव के बीचों बीच राहुल गांधी फ्रांस चले गए। साल 2015 की शुरुआत में 57 दिन तक राहुल बैंकॉक और म्यांमार घूम रहे थे। उसी ढंग से साल 2016 में जब पंजाब चुनाव होना था तब वो इंग्लैंड के दौरे पर चले गए। और इसी साल मार्च में संसद में बजट सत्र के दौरान दावा किया गया कि राहुल गांधी तो वियतनाम की यात्रा पर हैं। वैसे तो ये किसी का पर्सनल डिसीजन होता है कि वो जहां चाहे जा सकता है, लेकिन राहुल जिस पद पर हैं उसकी एक गरिमा तो है ही, उसकी जिम्मेदारियां भी है और इस जिम्मेदारी को उनको समझना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो जाएं या न जाएं, ये उनका निजी फैसला जरूर हो सकता है, लेकिन एलओपी होने के नाते उनसे उम्मीद की जाती है कि इस तरह के संवैधानिक मौकों पर उन्हें मजबूत रहना चाहिए, वहां पर मौजूद रहना चाहिए
और इससे इस देश का लोकतंत्र मजबूत दिखता है। इससे दिखता है कि इस देश के लोकतंत्र में कितनी गहराई है। लेकिन एलओपी की गैर मौजूदगी ये बताती है कि इस तरह के संवैधानिक कार्यक्रमों को लेकर राहुल गांधी की सोच क्या है और कितने हल्के में लेते हैं ऐसे कार्यक्रमों को राहुल गांधी। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि बाके बिहारी के किस खजाने का द्वार 54 साल बाद खुलने जा रहा है। तो आज से 11 साल पहले तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का तहखाना खुला था। तो दुनिया की आंखें चौंधिया गई थी उस समय। उसके 6 तहखाने से 22 बिलियन डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी। सोने चांदी के सिंहासन, छत्र, मुकुट, आभूषण, सिक्के, हीरे जवाहरात के ढेर, बहुत लंबे समय तक इसकी चर्चा होती रही और इसी के साथ यह अटकलें भी लगाई जाती रही कि भारत के बाकी प्रसिद्ध मंदिरों में भी क्या ऐसा ही खजाना है। तो ऐसे ही एक और प्रसिद्ध मंदिर के खजाने का रहस्य खुलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं वृंदावन के मशहूर बाके बिहारी मंदिर का, जिसके भक्त दुनिया के कोने कोने में हैं और जहां औसतन हर रोज 50,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शनिवार रविवार को तो यह आंकड़ा 2 गुना हो जाता है, यानी 1 लाख के आसपास, और त्योहारों और खास मौकों पर तो यह संख्या 5 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। और ये नंबर, ये आंकड़े इसलिए मैं आपको गिना रहा हूं ताकि मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का आप अंदाजा लगा सकें। तो राजाओं के दौर से लेकर आज तक की अगर बात करूं तो ठाकुर जी यानी कि भगवान बाके बिहारी जी को जो भक्त हैं हमेशा दिल से चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं, दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते रहे। और इसमें बेशकीमती वस्तुओं का गुप्त दान भी शामिल, जिसे भक्त दुनिया से नजरें बचाकर ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। और यही गुप्त दान मंदिर के गर्भगृह के नीचे बने एक खजाने में जमा होता रहता है। वही सीक्रेट तहखाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया है और इसी के साथ चर्चा यह गर्म हो गई है कि बाके बिहारी जी के खजाने से क्या क्या निकलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। तो क्लियर कट में आज उसी की परतें खोलूंगा और उससे जुड़े रहस्य आपके सामने रखूंगा और उससे जुड़ी कहानियां और उससे जुड़े विवाद भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर से दिखाता हूं कि बाके बिहारी मंदिर के तहखाने में क्या क्या होने की अटकलें लगाई जा रही। तो बाके बिहारी मंदिर के तहखाने में जिन बहुमूल्य वस्तुओं के होने की जानकारी सेवायतों को है, पुराने कागजातों में जिसका जिक्र किया गया है, उसमें सहस्त्र फणी रजत शेषनाग यानी कि कहिए कि 1000 फण वाला चांदी का शेषनाग, सोने का मयूर हार, स्वर्ण कलश में नवरत्न, हीरे जवाहरात से जड़ी सोने की छड़ियां और बांसुरियां, सोने की गिन्नियां और चांदी के सिक्कों का ढेर। इसके अलावा बहुत कीमती आभूषण और गहने भी इसमें शामिल हैं। और इसी खजाने में बाके बिहारी जी के लिए शहीद हुए गोस्वामी रूपानंद जी महाराज, मोहनलाल जी महाराज को समर्पित प्रशस्ति पत्र और श्रद्धांजलि उल्लेख पत्र आदि भी इसमें शामिल है। और यही वजह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बाके बिहारी मंदिर के खजाने वाले गुप्त तहखाने में सेंध लगाने की कई बार कोशिश की गई। साल 1926 में बाके बिहारी के खजाने से कुछ चीजें चुराने में चोरों का एक गैंग कामयाब भी हो गया। तब मंदिर के खजाने की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर बहुत हो हल्ला मचा था और उसके 10 साल बाद 1936 में भी तहखाने में चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी, जिसमें 4 आरोपी पकड़े भी गए। कहा जाता है कि उसी के बाद बाके बिहारी मंदिर के तहखाने का मेन गेट लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिया गया और मंदिर में खजाना होने की जो बात थी उसको एक तरीके से दबा दिया गया। लोगों के बीच इस बात को खारिज किया जाने लगा
कि इस मंदिर में कोई तहखाना और कोई खजाना भी है, ताकि फिर से वहां चोरी की कोशिश नहीं। और हां, इसी दौरान बाके बिहारी जी के मूर्ति के पास ही एक छोटा सा मुहाना यानी मोखा बना दिया गया, जो कुछ हाथ लंबा है, और ये मुहाना तहखाने में खुलता है और वहां से बाके बिहारी जी को चढ़ावे में आई बहुमूल्य वस्तुओं को डाला जाता है। गुप्त दान करने वाले श्रद्धालु भी उसी मोखे से अपनी भेंट बाके बिहारी जी को अर्पित करते हैं। बताया जाता है कि बाके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के पास एक बंद कमरा है और तहखाने का रास्ता उसी कमरे से होकर जाता है। बाके बिहारी मंदिर के खजाने की खबर की पड़ताल के लिए नवभारत संवाददाता अभिषेक राज भी वहां पहुंचे हैं और उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इस वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं और ये देखिए आप मेरे पीछे श्री बाके बिहारी मंदिर देख रहे हैं। श्री बाके बिहारी मंदिर में बाके बिहारी जहां पर विराजमान हैं, उनके सिंहासन के ठीक नीचे ही ये तोशित खाना है और वहीं पे पूरा का पूरा जो खजाना है वो मौजूद है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, गेट नंबर 1 के सामने निकासी द्वार जो है, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहां बाके बिहारी विराजमान है, उनके सिंहासन के ठीक नीचे जो है वो एक तोशित खाना है और उसी के अंदर जो खजाना है वो मौजूद है। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, यहीं पे बाके बिहारी विराजमान है, उनका सिंहासन है और उनके सिंहासन के बगल से एक रास्ता जाता है जो कि नीचे तोशित खाने की तरफ जाता है और वहीं पे जो खजाना है वो मौजूद है। 71 में, साल 1971 में आखिरी बार इस खजाने को खोला गया था। उस वक्त कई सारे हीरा जवाहराती की जो चीजें थी वो निकल के सामने आई थी और अब 54 साल बाद एक बार फिर से इस खजाने को खोला जा रहा है। तो लोगों के अंदर भी वो कौतूहल है, लोगों के अंदर भी वो जानने की इच्छा है कि आखिर उस खजाने में क्या क्या चीजें हैं और जब खुलेंगे वो खजाने तो फिर क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। तो मामला चूंकि तहखाने में बंद खजाने का है, इसीलिए बाके बिहारी जी मंदिर में उनके एंट्री गेट को खोलने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई। इसमें ऑडिटर, सिविल जज, एसीएम वृंदावन, सीओ वृंदावन, इसके अलावा गोस्वामी जो समुदाय है उसके सदस्य भी इसमें शामिल रहे। एक कमेटी अपने सामने तहखाना खुलवाएगी, उसका वीडियोग्राफी करवाएगी और वहां मिले बेशकीमती सामानों की एक इन्वेंट्री बनाई जाएगी, यानी कि उसकी एक सूची बनाई जाएगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उस कमेटी के सभी सदस्यों के सामने उस पर दस्तखत होंगे और फिर ये रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। बाके बिहारी मंदिर में आने वाले भक्तों को उनके खजाने के बारे में क्या जानकारी है, क्या वो जानते हैं कि वहां कोई ऐसा बड़ा खजाना है? नवभारत संवाददाता अभिषेक राज ने इसे टटोलने की कोशिश की तो ये पता चला कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को जरा भी इस बात का इल्म नहीं है कि वहां कोई बड़ा खजाना भी है। जरा सुनिए। आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। आपको जानकारी है यहाँ बाके बिहारी में खजाना भी है नीचे? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी कोई जानकारी कभी पता नहीं कर पाए? नहीं, कभी पता नहीं। आपको पता था कि यहाँ जानकारी खजाना है इसके बारे में? नहीं, जानकारी नहीं थी। देखिए यहाँ लोग हैं, इनको पता नहीं है। आपको जानकारी थी यहाँ पे खजाना है? नहीं, हम तो दर्शन करने आए दर्शन हैं। नहीं। कभी सुना था आपने? आप नहीं, अच्छा, आप लोग भी दर्शन करने आए हैं? हम दर्शन, आपको जानकारी थी यहाँ पर खजाना है बाके बिहारी में? हमको जानकारी नहीं। आपको जानकारी थी? नहीं, जानकारी। देखिए महाराज जी, आपको जानकारी थी अंदर खजाना है? राधे राधे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि खजाने को छोड़कर सबसे पहली बात यहाँ पे जो बात उठी थी वो सबसे पहले उठी थी कॉरिडोर की। आपको भी पता है, हमको भी पता है, जितने भी लोग हैं सबको पता है। तो कॉरिडोर की बात तो बिल्कुल साइड कर दी गई सरकार द्वारा और पूरा ध्यान सरकार का आ गया बिहारी जी के पैसे पर। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले, जब तुम कॉरिडोर का मैटर लाए थे तो खजाने का मैटर ही क्यों बीच में आया? तुम जिस चीज के लिए आए हो, जनता की सुविधा के लिए, चौड़ी करने के लिए, वो तो तुम कर नहीं रहे हो। तुम खजाने पे बात कर रहे हो, क्यों? क्या मतलब है? उसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्या मतलब है? बिहार जी का पैसा लेना है आपको अपने अंडर में, ये तो सीधी बात दिखी रही है हमको। क्या कर रहे हो आप जनता के लिए? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये बातें निकल के क्यों सामने आ रही है? तो बाके बिहारी जी के खजाने का रहस्य समझना है तो उनके प्रकट होने की चमत्कार की कहानी भी आपको समझनी होगी। वैष्णव परंपरा में माधुर्य भक्ति की जो धारा है उसमें एक बहुत बड़े संत हुए, संत स्वामी हरिदास, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत बड़े संगीत साधक भी थे। ये माना जाता है कि उनके भजनों पर रीझ कर
1505 ईस्वी में वृंदावन के निधिवन में बाके बिहारी की मूर्ति के रूप में कृष्ण खुद प्रकट हुए और तभी से वहां बाके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। पूरे भारत से राजे रजवाड़े बाके बिहारी के दर्शन के लिए आने लगे, वृंदावन में रुकने लगे और दिल खोलकर बेशकीमती वस्तुएं उन्हें अर्पित करने लगे और इस तरीके से बाके बिहारी जी का एक बहुत बड़ा भंडार उनके जो चढ़ावे से मिला था वो उसके खजाने के रूप में वहां इकट्ठा होने लगा। स्वामी हरिदास मशहूर संगीतकार तानसेन के गुरु थे, मुगल सम्राट अकबर के दरबारी थे और अकबर भी स्वामी हरिदास के दर्शन के लिए खास तौर से वृंदावन आए थे। बाके बिहारी जी के खजाने के बारे में पड़ताल के दौरान नवभारत संवाददाता अभिषेक राज की मुलाकात मंदिर कमेटी के सेवायत और कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी से हुई। उन्होंने भी बहुत सारी रोचक बातें बताई, सुनिए जरा। ये खजाने का इतिहास तो बहुत पुराना है। जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण के साथ हमारे पूर्वजों ने सोचा कि जो ठाकुर जी की भेंट पूजा या जो चीज़ सामग्री आएगी उसका संग्रहण हम कहाँ करेंगे। तो उन्होंने सबसे सुरक्षित जगह वो सोची कि ठाकुर जी का सामान ठाकुर जी के नीचे ही रहे। तो उन्होंने वहाँ नीचे एक तोशित खाना जिसको हम बोलते आए हैं वो वहाँ बनाया है, जहाँ रखा। सुना है कि ग्वालियर की महारानी ने स्वर्ण जड़ित हीरे की एक छड़ी चढ़ाई थी, तब सब चीज सुर्खियों में आई। तो मौजूदा बाके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में भरतपुर के राजा रतन सिंह ने करवाया और बाके बिहारी की मूर्ति को वहां स्थापित करवाया। बाके बिहारी जी के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए तभी मूर्ति के नीचे तोशखाना यानी कि खजाने का तहखाना बनाया गया था और आखिरी बार बाके बिहारी मंदिर का तहखाना 1971 में खोला गया था और तब वहां जो बेशकीमती वस्तुएं मिली थी, सोने चांदी का सामान मिला था, जमीन के कागजात मिले थे, उसे एक बड़े बक्से में रखकर वृंदावन के स्टेट बैंक में बाके बिहारी जी के नाम से सुरक्षित रखवा दिया गया। सवाल यह है कि फिर अब क्यों बाके बिहारी जी के खजाने को दोबारा से खोलने का फैसला किया गया? क्या इससे कोई विवाद जुड़ा हुआ है? तो यह विवाद साल 2016 का है। तब बाके बिहारी मंदिर के सेवायत यानी कि पुजारी रहे आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने यह मुद्दा उठाया था और ये मांग की थी कि बाके बिहारी के तहखाने में जमा खजाने को सार्वजनिक किया जाए। उनका तर्क था कि यह धन मंदिर की संपत्ति है और इसे पारदर्शी तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी की मांग तब सुरक्षा कारणों से खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब इसी साल यानी कि 2025 में यूपी सरकार ने मंदिर मैनेजमेंट को बोर्ड के तहत ला दिया है, जो पारदर्शिता के लिए जरूरी है और इसी के तहत बाके बिहारी मंदिर की चल अचल संपत्तियों की लिस्टिंग हो रही है और इसीलिए बाके बिहारी के खजाने के तहखाने को खोलने का फैसला किया गया। तहखाना खोलने के साथ बाके बिहारी के खजाने की जो चीजें हैं उसको एक पुरानी चीजों के साथ उसका एक मिलान किया जाएगा और ये स्पष्ट किया जाएगा कि ये पूरा खजाना जो पहले मिला था और ये जो नया खजाना मिलेगा ये सब सुरक्षित है और इसका मैनेजमेंट पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि कैसे पूर्वोत्तर भारत को पटरी पर लाने में कामयाब हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या आपके जेहन में कभी देश के पूर्वोत्तर वाले हिस्से को लेकर ख्याल आते हैं? मसलन देश का नॉर्थ ईस्ट कहा जाने वाला इलाका कैसा है, लोग कैसे हैं, परंपराएं कैसी है, रीति रिवाज क्या है, कितना खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। जाहिर है ख्याल आते होंगे, लेकिन अब सोचने की नहीं, उसको देखने का समय आ गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हों, बड़े बड़े पुल और लंबी सुरंगों के बीच से गुजरती ट्रेन से अद्भुत नजारे दिखाई दें, साफ सुथरे स्टेशन और हर फासले पर देश की अलग अलग विरासत की झलक दिखाई दे तो कैसा लगेगा? जाहिर है अच्छा लगेगा और ऐसा लगने वाला है क्योंकि आजादी के 78 साल बाद पूर्वोत्तर के विकास की गाथा में एक अभूतपूर्व अध्याय जुड़ने वाला है। मिजोरम की राजधानी आइजोल देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कल यानी कि 13 सितंबर को पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर और मिजोरम का दौरा करेंगे और मणिपुर में जातीय हिंसा के 2 साल बाद प्रधानमंत्री का यह पहला मणिपुर दौरा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 2 साल पहले मणिपुर में हिंसा भड़की थी और इस हिंसक झड़प में या यूं कहे कि इस हिंसक झगड़े में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हुए। मणिपुर में पीएम मोदी इस दौरे में 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। चूड़ाचांदपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। चूड़ाचांदपुर मणिपुर का वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वोत्तर दौरे की शुरुआत मिजोरम से होनी है, जहां प्रधानमंत्री 9000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल से दिल्ली के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं पीएम, और ये ट्रेन आइजोल के सैरांग स्टेशन को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ने वाली है। इस रेल नेटवर्क की खासियत और विस्तार को बताती आइजोल से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता भावना किशोर की एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम मौजूद है सायरंग रेलवे स्टेशन पर और यहीं से अगर बात करें तो बैराबी तक 51 किलोमीटर जो रेल लाइन की सुविधा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात मिजोरम राज्य को देंगे। अब आने वाले समय में यहां से जो लोग सफर करना चाहते हैं देश के किसी भी कोने में, उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा रेलवे जो बुनियादी ढांचे का सीमावर्ती इलाके में पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सायरंग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और आपको बताते चले कि यहाँ पर जैसे ही ट्रेन की शुरुआत होगी, जो किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, व्यापारी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। जो लोग बाहर बिजनेस करना जाना चाहते हैं, युवा वर्ग अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो भारतीय रेलवे की शुरुआत को 172 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मिजोरम की राजधानी आइजोल सीधे रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ी थी। आजादी के बाद पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के रेल मानचित्र से जोड़ा गया है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? यह चुनौती कितनी बड़ी थी और क्यों इसे देश की इंजीनियरिंग का कमाल माना जा रहा है? क्यों इंजीनियरों की काबिलियत का लोहा मान रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर? इसको जरा समझिए। तो ये वायरवी सैरांग रेल लाइन जो है, इसकी कुल लंबाई वैसे तो 51.31 किलोमीटर है और करीब 51 किलोमीटर रेल नेटवर्क्स में 55 बड़े और 87 छोटे पुल हैं। 38 किलोमीटर का सफर सुरंगों से होकर गुजरता है और कुल 48 सुरंगें इस रेल मार्ग पर बनाई गई। वैसे ये पहली बार या पहला रेल नेटवर्क नहीं है जिसमें पहाड़ों को काटकर सुरंगों के जरिए रेल पहुंचाई गई, लेकिन एक बात जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत खास बनाती है वो ये है कि देश का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज इसी रूट पर है और ये पुल 114 मीटर ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उससे भी 42 मीटर ज्यादा ऊंचा। देश की इंजीनियरिंग की काबिलियत और अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी को बयां करने वाली इस रिपोर्ट में क्या बता रही हैं भावना किशोर, जरा देखिए। आप मेरे पीछे ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये करीब कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस रेल ब्रिज को ब्रिज नंबर 144 कहा जा रहा है और 51 किलोमीटर जो रेल लाइन बैराबी से सायरंग तक तैयार हुआ है उसमें करीब 8071 करोड़ की लागत लगी है, जिसमें करीब 55 बड़े पुल आते हैं, 48 सुरंगें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी मुश्किलों के बाद कितना वक्त लगा है। इंजीनियरिंग मार्वल का कमाल है। अब जाकर ये जो रेल लाइन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से ट्रेन होकर गुजरेगी। तो देश के दूसरे सबसे ऊंचे पियर ब्रिज की खासियत इतनी ही नहीं है। इस पुल के पिलर्स को जरा देखिए गौर से, पुल की ऊंचाई को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे कई फीट गहरी घाटी में मजबूत और भारी भरकम पिलर तैयार किए गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ ये जानना भी जरूरी है।
तो पुल को बनाने में छत्तीसगढ़ के भिलाई से 30 से 35 हजार टन स्टील लाया गया, जिसमें से 17,000 टन स्टील सिर्फ पुल बनाने में इस्तेमाल किया गया और पुल निर्माण में 7,500 टन से ज्यादा टीएमटी बार और 1878 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 8,500 टन प्लेट इस्तेमाल किए गए। आप सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी परियोजना थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल को बनाने में किस तरह की टेक्नोलॉजी और कितनी मेहनत लगी। असल में नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ हैं वो थोड़े नए हैं और जिसके एक बड़े हिस्सा जो है वो नरम मिट्टी और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में एक तरीके से जो सुरंग और पुल जो बनाने का काम है इस इलाके में वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पारंपरिक तरीके से यहां काम नहीं किया जा सकता क्योंकि ढीली मिट्टी निर्माण का भार सहन नहीं कर पाती और इस मुश्किल को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने एक नया और अनोखा तरीका विकसित किया जिसे अब हिमालयन टनलिंग मेथड कहा जाता है। और इस तकनीक में पहले मिट्टी को स्थिर और मजबूत किया जाता है और फिर सुरंग और निर्माण का काम उसके बाद किया जाता है। इसी तकनीक से इस कठिन परियोजना को पूरा किया जा सका है। और वैसे आपको बता दें कि यह परियोजना 29 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी और असम के सिलचर से बैराबी तक रेल सेवा पहले से मौजूद थी, लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचाने के लिए बैरवी से सेरंग लाइन जो बिछाई जानी थी वो अब एक तरीके से पूरी हो गई है और पूर्वोत्तर की एक और राजधानी अब देश के रेलवे नेटवर्क से एक तरीके से जुड़ गई है। कहा जा रहा है कि जहां रेल पहुंचती है वहां खुद विकास चलकर आता है और मिजोरम में रेल की सिटी अब सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि आशाओं, उम्मीदों और संभावनाओं और विकास की नई गूंज है। और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी का फोकस पूर्वोत्तर के निरंतर विकास पर रहा है और इसी साल मई में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, एक बार जरा सुनिए। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन है वो ये है कि पूर्वोत्तर के जो सारे राज्य हैं उसकी राजधानियों को जल्दी से जल्दी भारतीय रेल नेटवर्क के नक्शे पे लाना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेल के नक्शे से जुड़ चुकी है और इसी के साथ सिक्किम के गैंगटोक को भी जोड़ने की कोशिश चल रही है और मेघालय में शिलोंग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। त्रिपुरा की राजधानी पहले ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है और अरुणाचल प्रदेश में भी जो रेल नेटवर्क का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और देखा जाए तो इस तरीके से पूर्वोत्तर की ज़्यादातर राजधानी और मणिपुर का जो इम्फाल है वहाँ भी जिरीबाम से इम्फाल के बीच में एक रेल लाइन बनाई जा रही है। तो देखा जाए तो पूर्वोत्तर की सारी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है और प्रधानमंत्री की जैसी योजना है अगले कुछ सालों में पूर्वोत्तर पूरी तरीके से भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.